1968 की एक रात दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को विश्वास था कि जीत अब दूर नहीं है। अमेरिका के पास अत्याधुनिक हथियार थे, हजारों युद्धक विमान थे, परमाणु शक्ति थी और लगभग असीमित संसाधन थे। दूसरी ओर था दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश वियतनाम। लेकिन उसी रात वियतनाम के शहरों में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अमेरिकी ठिकानों पर हमले होने लगे, यहाँ तक कि साइगोन में स्थित अमेरिकी दूतावास भी निशाने पर आ गया। उस क्षण पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि यह युद्ध वैसा नहीं था जैसा अमेरिका सोच रहा था। लगभग 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, लाखों वियतनामी नागरिक और सैनिक अपनी जान गंवा बैठे। अरबों डॉलर खर्च हुए और वर्षों तक चले संघर्ष के बाद अमेरिका को अपने सैनिक वापस बुलाने पड़े। सवाल ये है कि आखिर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना एक छोटे से देश के खिलाफ युद्ध क्यों नहीं जीत सकी? यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि शक्ति, रणनीति, राजनीति और मानवीय इच्छा शक्ति की भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो बड़े गुटों में बंट गई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे, जबकि दूसरी तरफ सोवियत संघ और साम्यवादी राष्ट्र। यह द्वार शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका को डर था कि यदि एक देश साम्यवाद के प्रभाव में आ गया तो उसके पड़ोसी देश भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। इस विचार को डोमिनो थ्योरी कहा गया। 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन की हार के बाद वियतनाम दो हिस्सों में बंट गया। उत्तर में हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाला साम्यवादी उत्तरी वियतनाम था और दक्षिण में अमेरिका समर्थित सरकार। अमेरिकी नीति निर्माताओं को डर था कि यदि वियतनाम साम्यवादी शासन के अधीन एकजुट हो गया तो लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश भी उसी दिशा में बढ़ सकते हैं। यही डर अमेरिका को धीरे धीरे वियतनाम के संघर्ष में गहराई तक ले गया। अमेरिकी रणनीतिकारों को पूरा विश्वास था कि उनकी तकनीकी श्रेष्ठता उन्हें आसानी से जीत दिला देगी। उनके पास B-52 बम वर्षक विमान थे, आधुनिक हेलीकॉप्टर थे, भारी तोपखाना था और दुनिया की सबसे प्रशिक्षित सेनाओं में से एक थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। वियतनाम कोई पारंपरिक युद्ध क्षेत्र नहीं था। यहाँ दुश्मन खुले मैदानों में नहीं लड़ता था, वह घने जंगलों, गांवों और भूमिगत सुरंगों में छिपा रहता था। अमेरिका एक पारंपरिक युद्ध लड़ने आया था, लेकिन उसे ऐसे गुरिल्ला युद्ध का सामना करना पड़ा जिसकी तैयारी उसने कभी नहीं की थी। 1961 से अमेरिका ने एक विशाल रासायनिक अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य था जंगलों को नष्ट करना ताकि वियतकोंग लड़ाकों के छिपने के स्थान उजागर हो जाएं। ऑपरेशन रेंच हैंड के तहत अमेरिकी विमानों ने एजेंट ऑरेंज जैसे रासायनिक पदार्थों का बड़े पैमाने पर छिड़काव किया। लाखों एकड़ जंगल प्रभावित हुए। नेपाम बमों का भी व्यापक उपयोग किया गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि इससे दुश्मन कमजोर होगा, लेकिन परिणाम उम्मीद के विपरीत निकला। जंगल तो नष्ट हुए, लेकिन हजारों नागरिक प्रभावित हुए, खेती बर्बाद हुई और स्थानीय जनता का गुस्सा बढ़ता गया। जिस समर्थन को अमेरिका जीतना चाहता था, वही धीरे धीरे उसके खिलाफ होता चला गया। 1962 में अमेरिका और दक्षिण वियतनाम की सरकार ने स्ट्रेटेजिक हैमलेट्स प्रोग्राम शुरू किया। योजना यह थी कि ग्रामीण आबादी को उनके मूल गांवों से हटाकर सुरक्षित बस्तियों में बसाया जाए, जिन्हें कंटीले तारों और सुरक्षा चौकियों से घेरा गया था। सरकार का मानना था कि इससे वियतकोंग का ग्रामीण जनता से संपर्क टूट जाएगा, लेकिन वास्तविकता अलग थी। लाखों लोग अपनी जमीन, खेत, मंदिरों और पूर्वजों की कब्रों से दूर कर दिए गए। कई लोगों को यह योजना सुरक्षा नहीं, बल्कि जबरन विस्थापन लगी। नतीजतन जनता का विश्वास जीतने की बजाय अमेरिका समर्थित सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ गई। 1965 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के खिलाफ इतिहास के सबसे बड़े हवाई अभियानों में से एक शुरू किया। इसका नाम था ऑपरेशन रोलिंग थंडर। अगले 3 वर्षों तक हजारों टन बम उत्तरी वियतनाम पर गिराए गए। अमेरिकी नेताओं को विश्वास था कि लगातार बमबारी से दुश्मन का मनोबल टूट जाएगा और वह बातचीत की मेज पर आ जाएगा। लेकिन उत्तरी वियतनाम की रणनीति अलग थी। वह एक औद्योगिक महाशक्ति नहीं था जहां कुछ बड़े कारखानों को नष्ट करके पूरे देश को रोका जा सके। नुकसान के बावजूद उसकी लड़ाई जारी रही। बमबारी ने भारी विनाश किया, लेकिन युद्ध को समाप्त नहीं कर सकी। अमेरिका के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। लाओस और कंबोडिया के घने जंगलों से होकर गुजरने वाला एक विशाल आपूर्ति नेटवर्क, जिसे हो ची मिन्ह ट्रेल कहा जाता था। यही रास्ता उत्तरी वियतनाम को दक्षिण में लड़ रहे लड़ाकों से जोड़ता था। इसी मार्ग से हथियार, गोला बारूद, भोजन और सैनिक पहुंचते थे। अमेरिका ने इस नेटवर्क को नष्ट करने के लिए वर्षों तक बमबारी की, लेकिन हर बार वियतनामी इंजीनियर और मजदूर इसे फिर से चालू कर देते। ये ट्रेल युद्ध के अंत तक उत्तरी वियतनाम की जीवन रेखा बना रहा।
अमेरिकी सेना ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन शुरू की। हेलीकॉप्टरों के जरिए सैनिकों को संदिग्ध क्षेत्रों में उतारा जाता और दुश्मन की तलाश की जाती। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दुश्मन और आम नागरिकों में अंतर करना बेहद कठिन था। अमेरिकी कमांडरों ने सफलता मापने के लिए बॉडी काउंट यानी मारे गए दुश्मनों की संख्या को एक महत्वपूर्ण पैमाना बना लिया। इससे कई बार वास्तविक रणनीतिक सफलता की बजाय आंकड़ों पर अधिक जोर दिया जाने लगा। कई अभियानों में निर्दोष नागरिक भी हिंसा का शिकार हुए। 1968 में माई लाई गांव में हुई घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, जब अमेरिकी सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे नागरिकों की हत्या कर दी। इस घटना ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। जहां अमेरिका तकनीक पर भरोसा कर रहा था, वहीं वियतकोंग धैर्य, स्थानीय ज्ञान और दृढ़ संकल्प पर निर्भर थे। उन्हें हर जंगल का रास्ता पता था। उन्होंने भूमिगत सुरंगों का विशाल नेटवर्क बनाया था, जिनमें अस्पताल, गोदाम और कमांड सेंटर तक मौजूद थे। वे हमला करते, फिर अचानक गायब हो जाते। उनके लिए यह केवल युद्ध नहीं था, वे अपने देश और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। यही भावना उन्हें असाधारण शक्ति देती थी। उत्तरी वियतनाम अकेला नहीं था। उसे चीन और सोवियत संघ से भारी मात्रा में आर्थिक और सैन्य सहायता मिल रही थी। हथियार, मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, वाहन और प्रशिक्षण लगातार उपलब्ध कराए जा रहे थे। सोवियत निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने अमेरिकी वायुसेना के लिए मिशन पहले से कहीं अधिक खतरनाक बना दिए। अमेरिका को केवल वियतनाम की सेना से नहीं, बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तंत्र से भी मुकाबला करना पड़ रहा था। 31 जनवरी 1968 वियतनामी नववर्ष टेट के दौरान वियतकोंग और उत्तरी वियतनाम की सेनाओं ने एक साथ दर्जनों शहरों पर हमला कर दिया। साइगोन स्थित अमेरिकी दूतावास भी निशाने पर था। सैन्य दृष्टि से यह हमला वियतकोंग के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दृष्टि से यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी। अमेरिकी जनता को पहली बार महसूस हुआ कि युद्ध खत्म होने से बहुत दूर है। सरकार के आशावादी दावों और युद्ध की वास्तविकता के बीच का अंतर अचानक सबके सामने आ गया। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, अमेरिका के भीतर विरोध बढ़ता गया। टीवी पर युद्ध की भयावह तस्वीरें दिखाई देने लगी। घरों में बैठे लोग पहली बार युद्ध को लगभग वास्तविक समय में देख रहे थे। विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन हुए, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। राजनीतिक नेतृत्व पर दबाव बढ़ता गया। अब यह युद्ध केवल वियतनाम के जंगलों में नहीं लड़ा जा रहा था, ये अमेरिकी समाज, राजनीति और जनमत के भीतर भी लड़ा जा रहा था। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वियतनामिजेशन नीति अपनाई, जिसके तहत युद्ध की जिम्मेदारी धीरे धीरे दक्षिण वियतनामी सेना को सौंपी जाने लगी। अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हुई। 1973 में पेरिस शांति समझौते के बाद अधिकांश अमेरिकी सैनिक वियतनाम छोड़ चुके थे। 2 साल बाद 1975 में साइगोन के पतन के साथ युद्ध समाप्त हुआ और वियतनाम साम्यवादी शासन के तहत एकीकृत हो गया।